गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने परावर्ती दूरदर्शी देखी थी। उसमें हमने परावर्ती दूरदर्शी की संरचना बताई थी, उसकी कार्यविधि की बात की थी। कार्यविधि में हमने उसकी प्रतिबिंब रचना की बात की थी कि किस तरीके से दूरस्थ बिंब की प्रतिबिंब रचना होती है परावर्ती दूरदर्शी द्वारा। कैसे दृष्टा को दूरस्थ बिंब स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, स्पष्ट व बड़ा दिखलाई पड़ता है किसकी सहायता से? परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से। देखिए, दूरस्थ बिंब का ये बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाती है। हाँ, दूरस्थ बिंब का ये जो प्रतिबिंब बनाती है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बढ़ जाता है। इसीलिए दूरस्थ बिंब जो है वो बड़ा दिखलाई पड़ता है इस प्रतिबिंब की फॉर्म में। क्यों? प्रतिबिंब नेत्र के निकट बनता है, नेत्र के निकट बना ये प्रतिबिंब नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण अंतरित करता है। किसकी तुलना में? बिना यंत्र के जब हम इस दूरस्थ बिंब को सीधे ही नेत्र से देखें तब जो दर्शन कोण बनता है अल्फा, उसकी तुलना में जब इस दूरदर्शी की सहायता से हम दूरस्थ बिंब को देखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश, वो नेत्र पर जो दर्शन कोण बनाता है बीटा, वो अल्फा की तुलना में बड़ा होता है। इट मीन्स यहाँ कोणीय आवर्धन होता है, कोणीय आवर्धन होता है। अल्फा की तुलना में बीटा बड़ा मिलता है। इसीलिए दृष्टा को दूरस्थ बिंब जो है वो स्पष्ट व बड़ा दिखलाई पड़ जाता है। हालांकि दूरस्थ बिंब का बिंब से बड़ा प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनता है, लेकिन फिर भी दूरस्थ बिंब बड़ा व स्पष्ट दिख जाता है। क्यों? रीजन मैंने बता दिया है। नेत्र के निकट बनता है प्रतिबिंब, और निकट बना प्रतिबिंब नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। ये कोणीय आवर्धन क्षमता m के मैंने दोनों केसेज में सूत्र बता दिए थे आपको। ये सूत्र वही हैं जो कि हमने अपवर्ती दूरदर्शी के लिए दोनों केसेज में बताए हैं। बस अपवर्ती दूरदर्शी में यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ परावर्ती दूरदर्शी में नेगेटिव साइन नहीं है। अपवर्ती दूरदर्शी में ये वाली एफ नोट जो थी वो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी थी। यहाँ एफ नोट जो है वो अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी है, अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी है। क्लियर बात? एफ ई तो वहाँ भी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी थी और यहाँ भी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ही है। अब नेत्रिका तो वहाँ भी उत्तल लेंस ही होता है और नेत्रिका तो यहाँ भी उत्तल लेंस ही है। कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का होता है ये उत्तल लेंस, ये बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का होता है अभिदर्शक दर्पण, जो कि या तो अवतल दर्पण होता है या परवलयाकार दर्पण होता है। अगर परवलयाकार दर्पण यूज में लेंगे तो यहाँ पर कौन सा दोष नहीं होगा? हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी। परवलयाकार दर्पण यूज में लेंगे तो गोलीय विपतन का दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। वर्ण विपतन का दोष तो यहाँ वैसे भी नहीं होता है। परावर्तन से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परावर्ती दूरदर्शी एवं अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना करेंगे। इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है। परावर्ती दूरदर्शी के क्या लाभ है, क्या एडवांटेजेज है किस पर? अपवर्ती दूरदर्शी पर। आधुनिक जो दूरदर्शियाँ जो है वो परावर्ती दूरदर्शियाँ ही होती है। आज ज़्यादातर जो दूरदर्शियाँ बनाई जाती है वो परावर्ती दूरदर्शियाँ ही बनाई जाती है। उसका क्या कारण है वो हम यहाँ देख रहे हैं। 4 पॉइंट्स में हमने इसको बताया है। देखिए, एक बात तो ये कि मैं इजी से ही ले लेता हूँ जिनको हम पहले से जानते हैं, जिसकी हमने अपवर्ती दूरदर्शी में भी बात की थी। मैं पहले सेकंड पॉइंट बता देता हूँ आपको। देखिए, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विवर्तन का दोष नहीं होता, क्योंकि यह दोष अपवर्तन से बने प्रतिबिंब में पाया जाता है। ये बात हमने बताई भी थी। कहाँ पर? अपवर्ती दूरदर्शी के थर्ड वीडियो लेक्चर में। अपवर्ती दूरदर्शी के थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में दोषों की बात की थी। वहाँ हमने कहा था कि अपवर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्तन से बनता है और अपवर्तन के कारण जो प्रतिबिंब बना है उसमें वर्ण विपतन का दोष होता है। इट मीन्स किसी ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट की कलर्ड इमेज बनती है वर्ण विपतन के दोष के कारण। किसमें? अपवर्ती दूरदर्शी में कलर्ड इमेज बनेगी किसी ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट की, जबकि परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में ये दोष नहीं होगा, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी में
प्रतिबिंब परावर्तन से बनता है न कि अपवर्तन से, और ये वर्ण विपतन का दोष अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, न कि परावर्तन के कारण, न कि परावर्तन के कारण। इसकी डिटेल में हम बात कर चुके हैं अपवर्ती दूरदर्शी के 3rd वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने गोलीय विपतन व वर्ण विपतन की डिटेल में बात की थी। यहाँ तो केवल मैं नाम लेके चल रहा हूँ वर्ण विपतन दोष का। वर्ण विपतन दोष होता क्या है, गोलीय विपतन दोष होता क्या है, इसके लिए आप अपवर्ती दूरदर्शी का 3rd वीडियो लेक्चर देखें, वहाँ मैंने डिटेल में बता रखा है। यहाँ केवल मैं डायरेक्ट नाम लूँगा वर्ण विपतन दोष का, गोलीय विपतन दोष का। तो परावर्ती दूरदर्शी में परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, और परावर्तन से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन वाला दोष उत्पन्न नहीं होता है। जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब रचना अपवर्तन के कारण होती है, अपवर्तन से होती है, और अपवर्तन से लिंक्ड दोष है, अपवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ दोष होता है वर्ण विपतन का दोष। क्लियर है बात? तो ये बात स्पष्ट होगी कि परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपतन का दोष नहीं होगा, अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में ये दोष होगा। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? ये पॉइंट ये बता रहा है कि परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ है किसकी तुलना में? अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में, क्योंकि परावर्ती में ये दोष नहीं है, अपवर्ती में ये दोष है। फिर एक दोष जो है वो गोलीय विपतन का दोष होता है। कौन सा दोष होता है? गोलीय विपतन का दोष। ये देखिए, ये बता रखा हमने 3rd में। गोलीय विपतन का जो दोष है वो लेंस हो चाहे गोलीय दर्पण हो, दोनों से बने प्रतिबिंब में ही पाया जाता है, क्योंकि लेंस जो है वो भी गोलीय शेप में होते हैं, और दर्पण जो है गोलीय दर्पण जो है वो भी गोलीय शेप में होते हैं, अवतल दर्पण। यहाँ हमने अवतल दर्पण यूज में लिया था परावर्ती दूरदर्शी में, तो अवतल दर्पण जो है वो भी गोलीय शेप में है, और अपवर्ती दूरदर्शी में हम बड़े द्वारक का उत्तल लेंस यूज में लेते हैं, तो उत्तल लेंस के पृष्ठ भी गोलीय शेप में होते हैं। तो गोलीय शेप के कारण उत्पन्न हुआ दोष होता है गोलीय विपतन का दोष, जिसमें हमने कहा था कि सीमांत किरणों के लिए फोकस दूरी कुछ और होती है, और उपाक्षीय किरणों के लिए कुछ फोकस दूरी और होती है। तो लेंस या दर्पण पर आकर समांतर आपतित होने वाला प्रकाश पुंज जो है, उस प्रकाश पुंज की सीमांत किरणें कहीं और फोकसित होती है, और उपाक्षीय किरणें किसी दूसरे बिंदु पर फोकसित होती है। तो सभी समांतर प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित नहीं हो पाती है। इस दोष की हमने डिटेल में बात की है अपवर्ती दूरदर्शी के 3rd वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने गोलीय विपतन व वर्ण विपतन की डिटेल में बात की है। तो वहाँ आप देख सकते हैं क्या होता है गोलीय विपतन का दोष। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में भी ये दोष होता है, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में भी ये दोष होता है। कब? जब परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में आप अवतल दर्पण यूज में लेवें। अभिदृश्यक अवतल दर्पण युक्त परावर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपतन का दोष होगा, लेकिन अगर आप अभिदृश्यक परवलयाकार दर्पण युक्त परावर्ती दूरदर्शी लेवें, इट मीन्स अवतल दर्पण के स्थान पर अभिदृश्यक के रूप में परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण यूज में लेवें, तो फिर गोलीय विपतन का दोष नहीं होगा, क्योंकि परवलयाकार दर्पण परवलय की शेप में होता है, पैराबोला की शेप में होता है, गोलीय शेप नहीं होती उसकी। क्लियर है बात? तो वो सारी अपने पर आपतित सारी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित करवाएगा, अलग अलग बिंदुओं पर नहीं, जैसा कि गोलीय दर्पण अवतल दर्पण करवाता है। तो अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में गोलीय विपतन वाला दोष होगा, जबकि परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में ये दोष हो भी सकता है और नहीं भी। अगर अवतल दर्पण यूज में लेंगे तो होगा, लेकिन अगर आपको उस दोष को दूर करना है तो आप परवलयाकार दर्पण यूज में लीजिए अवतल दर्पण के स्थान पर। क्लियर है बात? तो यहाँ भी परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होगी किसकी तुलना में? अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में, क्योंकि अपवर्ती में तो ये दोष होगा, लेकिन परावर्ती में इस दोष को रिमूव भी किया जा सकता है परवलयाकार दर्पण के उपयोग द्वारा। क्लियर है बात? फिर 4th देखिए, 4th में हमने बताया है कि परावर्ती दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा चमकीला होगा। ज़्यादा चमकीला क्यों होगा? उसका कारण ये है कि अपवर्तित किरणें जो है वो लेंस के अंदर से गुजरती है। अपवर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब देखिए अपवर्तन से बनता है। ये अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख जो है वो मैंने आपको दिखाया है। देखिए, दूरस्थ वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही है उनको लेंस के अंदर से भी गुजर कर जाना पड़ रहा है, लेंस के अंदर से भी गुजर कर नेत्र तक जाना पड़ रहा है। तो लेंस के अंदर से जब ये प्रकाश किरणें गुजरती है तो लेंस का जो पदार्थ है, लेंस का पदार्थ क्या होता है? कांच। तो लेंस का जो पदार्थ है, जो कांच है, वो कांच इन प्रकाश किरणों के कुछ अंश को अवशोषित भी कर लेता है। इट मीन्स
इनकी तीव्रता को थोड़ा कम कर देता है। जब कांच से गुजरती है प्रकाश किरणें, कांच से 2 बार गुजरेगी, एक बार इस वाले लेंस से, एक बार इस वाले लेंस से, तो कांच से गुजरकर जब नेत्र तक पहुंचेगी, दृष्टा के नेत्र तक पहुंचेगी, तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि अवशोषण हो जाएगा। इस कांच के भीतर प्रकाश की कुछ मात्रा का अवशोषण भी हो जाएगा। तो अवशोषण के पश्चात नेत्र में प्रवेश करेगी प्रकाश किरणें। तो नेत्र से दृष्टा जब इस अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश को देखेगा, तो ये अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो कम चमकीला दिखाई देगा। किसकी तुलना में कम? परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश, उसकी तुलना में कम चमकीला दिखाई देगा अपवर्ती दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब। देखिए यहाँ प्रतिबिंब जो है परावर्ती दूरदर्शी में, न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी है, इस परावर्ती दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो अपवर्ती दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब मिला था हमें ए डबल डैश बी डबल डैश, उसकी तुलना में ये प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीला दिखेगा। किसको? दृष्टा को। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब किससे बना है? परावर्तन से बना है। हालांकि यहाँ अपवर्तन भी हुआ है, इट मीन्स यहाँ लेंस के अंदर से भी प्रकाश किरणें गुजरी है, तो यहाँ एक बार ही अवशोषण होगा, जबकि उसमें तो दोनों लेंसों में अवशोषण हो रहा था। यहाँ परावर्तन में अवशोषण होगा भी तो न के बराबर। क्यों? प्रकाश किरणें आएगी, इस कांच के परस्पर, इस दर्पण के परस्पर टकराएगी और टकरा कर रिटर्न हो जाएगी, वो कांच के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, कांच के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, यहाँ आपतन बिंदु पर आंशिक अवशोषण भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अवशोषण हो सकता है, लेकिन उतना अवशोषण तो नहीं होगा ना जितना उस लेंस के अंदर से जब प्रकाश गुजरता है, तब लेंस के अंदर का जो कांच है वो जितना अवशोषित करेगा उतना अवशोषण तो यहाँ होगा नहीं, कमी होगा। यहाँ भी होगा तो भी कमी होगा, क्योंकि टकरा कर वापस लौट आती है, कांच के अंदर तो प्रवेश करती ही नहीं है। हाँ, यहाँ ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ लेंस एक ही तो है, उसमें तो 2 लेंस थे, तो दोनों लेंसों में अवशोषण हो रहा था जब प्रकाश कांच के भीतर से गुजर रहा था, लेंसों के भीतर से गुजर रहा था। क्लियर है बात? तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो अपेक्षाकृत ज़्यादा चमकीला बनेगा, वहाँ बने प्रतिबिंब की तुलना में अपवर्ती प्रतिबिंब दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब मिलता है हमें, वो प्रतिबिंब अपेक्षाकृत कम चमकीला दिखता है, ये प्रतिबिंब अपेक्षाकृत ज़्यादा चमकीला दिखेगा। तो यही बात बता रखी है हमने कंपैरिजन के 4th पॉइंट में। कंपेयर कर रहे हैं हम परावर्ती दूरदर्शी हम अपवर्ती दूरदर्शी को। क्लियर है बात? बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि परावर्ती दूरदर्शी किस तरीके से श्रेष्ठ है अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में, तो आपको ये बातें सारी पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो ये 4th पॉइंट हो गया। देखिए 3rd में हमने कहा कि परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्णविपतन का दोष नहीं होता, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में ये दोष होता है। यहाँ हमने कहा कि परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में गोलीय विपतन का दोष अगर हम परवलयाकार दर्पण यूज में लेवें तो नहीं पाया जाएगा, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में ये दोष होगा। फिर यहाँ हमने बताया परावर्ती दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब अपेक्षाकृत ज़्यादा चमकीला बनेगा, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब अपेक्षाकृत कम चमकीला बनेगा। क्लियर बात? तीनों ही पॉइंट्स में हमने परावर्ती दूरदर्शी की श्रेष्ठता बताई है। किस पर श्रेष्ठता? अपवर्ती दूरदर्शी पर श्रेष्ठता। यहाँ ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें हमने आंतरिक संरचनात्मक विकृति की बात की है। अपवर्ती दूरदर्शी में जो 2 लेंस है, अभिदर्शक लेंस व अभिनेत्र लेंस, अब वो लेंस कांच से बने हैं, तो कांच के अंदर आंतरिक संरचनात्मक विकृति भी उत्पन्न हो सकती है। कब? निर्माण के समय, जब लेंसों का निर्माण किया जाता है तो उनमें कुछ संरचनात्मक दोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में जब प्रतिबिंब बनता है तो किरणों को कहाँ से गुजरना होता है? लेंसों के अंदर से गुजरना होता है। तो इस लेंसों के अंदर, यहाँ कांच के अंदर कोई संरचनात्मक विकृति रह गई, तो उस संरचनात्मक विकृति के कारण भी इस प्रकाश किरण का पथ विचलित होगा। क्लियर बात? तो आंतरिक संरचनात्मक विकृति जो है इस कांच के अंदर की, वो भी प्रतिबिंब रचना को प्रभावित करेगी। क्लियर बात? अब वो इस लेंस की आंतरिक संरचनात्मक विकृति भी प्रभावित करेगी और इस लेंस की भी, क्योंकि दोनों लेंसों के अंदर से ही प्रकाश किरणों को गुजरना होता है। जबकि परावर्तन में परावर्ती दूरदर्शी जो है उसमें प्रतिबिंब जो है वो परावर्तन से बनता है। यहाँ अभिदर्शक लेंस नहीं है, अभिदर्शक दर्पण है, तो परावर्तन से प्रतिबिंब बनेगा। और परावर्तन में हम जानते हैं कि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, आती है, टकराती है और टकरा कर वापस रिटर्न हो जाती है। तो कांच के अंदर की संरचनात्मक विकृति, कांच के अंदर के संरचनात्मक दोष का प्रतिबिंब रचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब रचना पर कांच के अंदर की विकृति का अभिदर्शक
दर्पण का जो कांच है उस कांच के अंदर की संरचनात्मक विकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वहाँ अभिदर्शक लेंस है और लेंस के अंदर जो संरचनात्मक विकृति रह जाएगी निर्माण के दौरान उसका प्रभाव पड़ेगा प्रतिबिंब रचना पर। क्लियर बात, वो बता रखी है हमने यहाँ इस पैराग्राफ में। फिर देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमने ये बता रखा है कि अगर हम बड़े द्वारक का उत्तल लेंस यूज में लें अभिदर्शक के रूप में, किसमें, अपवर्ती दूरदर्शी में। अपवर्ती दूरदर्शी में हम जानते हैं बड़े द्वारक का अभिदर्शक उत्तल लेंस होता है। अब वो बड़े द्वारक का लेना ही होता है हमें, दो कारण है उसके, क्योंकि बड़े द्वारक का नहीं लेंगे आप तो दूरस्थ वस्तु से आने वाली ज़्यादा प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और बड़े द्वारक का लेंगे तो दूरस्थ वस्तु से आने वाली ज़्यादा प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि बड़ा द्वारक ज़्यादा प्रकाश किरणों को अपने अंदर प्रविष्ट होने देगा, छोटा द्वारक कम प्रकाश किरणों को अपने अंदर प्रविष्ट होने देगा। तो दूरस्थ वस्तु की ओर जिस लेंस को आप रख रहे हैं इट मीन्स अभिदर्शक लेंस, तो अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा लिया ही जाएगा किसमें, अपवर्ती दूरदर्शी में। तो बड़ा लेंगे तो प्रतिबिंब तो चमकीला बन जाएगा, और बड़ा लेने से विभेदन क्षमता भी यंत्र की बढ़ जाती है। विभेदन क्षमता क्या होती है इसकी हम नेक्स्ट चैप्टर में, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। विभेदन क्षमता हम बोलते हैं पास स्थित दो बिंबों को, पास स्थित दो वस्तुओं को अलग अलग करके स्पष्ट दिखाने की जो क्षमता है। दो वस्तुओं को दो ही दिखाए एक नहीं, दो वस्तुओं को दो ही दिखाए एक नहीं, तो उसको हम बोलते हैं विभेदन क्षमता। बहुत पास स्थित वस्तुएं जो है उनको कई बार प्रकाशिकी यंत्र जो है वो दोनों को मिलाकर एक ही दिखा देता है, यूँ पता नहीं चल पाता कि ये वस्तुएं दो है कि एक है। जब प्रकाशिकी यंत्र से पास स्थित दो वस्तुओं को देखते हैं तो वो दो नहीं एक ही दिखलाई पड़ती है। तो अगर कोई यंत्र पास स्थित वस्तुओं को भी स्पष्टतया दूर दूर दिखा सके, मतलब दो है तो दो को दो ही दिखाए एक नहीं, तो इस क्षमता को हम बोलते हैं विभेदन क्षमता। तो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेंगे हम अपवर्ती दूरदर्शी में, कौन सा लेंस, अभिदर्शक लेंस, तो उसकी विभेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी, विभेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो प्रतिबिंब चमकीला बनाने के लिए और विभेदन क्षमता ज़्यादा रखने के लिए हमें अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस जो है वो बड़े द्वारक का लेना ही पड़ेगा। तो बड़े द्वारक का लेना पड़ेगा, लेकिन बड़े द्वारक का लेंगे तो समस्या क्या आएगी, बड़े द्वारक का लेंगे तो वो काफ़ी भारी होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कांच लगा होगा, बहुत भारी होगा और महंगा भी होगा, निर्माण में भी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, कांच ज़्यादा लगेगा और उसको बनाने का चार्ज जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो भारी होगा और महंगा भी होगा। अब भारी है तो उसको टिका कर रख पाना भी मुश्किल होगा। हमने संरचना में बताया था कि नली होती है, उस नली के एक किनारे पर हम टिका कर रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं किसको, अभिदर्शक लेंस को। तो उस लेंस को टिका कर रख पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत भारी है और बहुत भारी को हम टिका कर रख नहीं पाएंगे इजीली। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये लेंस समझिए, वैसे स्केलर लेंस नहीं है लेकिन इसको लेंस शेप में समझिए। लेंस को आप टिकाने के लिए सहारा इधर पीछे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि लेंस में प्रतिबिंब अपवर्तन से बनता है। अपवर्तन में प्रकाश किरण एक ओर से प्रवेश करती है और दूसरी ओर से निकलती है। तो अगर आपने पीछे के पृष्ठ को, लेंस के पीछे के पृष्ठ को अगर सहारा प्रदान कर दिया टिका कर रखने के लिए, तो पीछे की ओर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात निकल ही नहीं पाएगी और प्रतिबिंब रचना कैसे होगी। तो आपको इस वाले दोनों पृष्ठों पर तो आप सहारा दे नहीं सकते, ना तो इस पृष्ठ पर और न इस पृष्ठ पर। आपको सहारा केवल कहाँ देना होगा उसको टिका कर रखने के लिए, इसके किनारों पर। तो भारी है और भारी को आप किनारों पर सहारा देकर टिका कर रखेंगे, तो इतने भारी को किनारों पर सहारा देकर टिका कर रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। जबकि ये समस्या किसके साथ नहीं है, ये समस्या परावर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक का जो हम अवतल दर्पण यूज में लेते हैं या प्रबलाकार दर्पण यूज में लेते हैं उसके साथ ये समस्या नहीं है। क्योंकि दर्पण के पीछे वाले पार्ट पर, तो पीछे वाली सरफेस पर तो हम जानते हैं वैसे ही अपारदर्शी लेपन होता है। तो उस पूरे अपारदर्शी लेपन युक्त पृष्ठ को सहारा प्रदान किया जा सकता है दर्पण को टिकाने हेतु, क्योंकि दर्पण में तो प्रकाश किरणें एक ओर से आएगी, यहाँ टकराएगी और टकराकर वापस रिटर्न होकर प्रतिबिंब रचना करेगी, वो दूसरी ओर पीछे की ओर निकलेगी नहीं। तो पीछे के पूरे पृष्ठ को सहारा प्रदान किया जा सकता है।
तो लेंस को तो आप पीछे के पृष्ठ पर या किसी भी पृष्ठ पर उसको सहारा नहीं दे सकते, आपको किनारों पर ही सहारा देकर टिका कर रखना होगा, जबकि दर्पण को आप पीछे के पूरे पृष्ठ को सहारा देकर टिका कर रख सकते हैं। तो इसको टिका कर रख पाना भी आसान होता है। ये लेंस की तुलना में सस्ता भी पड़ता है। लेंस महंगा होता है, ये सस्ता होगा, लेंस भारी होगा, और ये बड़े द्वारक का भी हम लेंगे तो उसकी तुलना में हल्का ही होगा। लेंस आप बड़े द्वारक का लेंगे अपवर्ती दूरदर्शी में तो वो काफ़ी भारी होगा। दर्पण आप बड़े द्वारक का लेंगे परावर्ती दूरदर्शी में तो उसकी तुलना में हल्का ही होगा, हल्का ही होगा, क्योंकि दर्पण निर्माण में कम कांच लगेगा, जबकि लेंस निर्माण में ज़्यादा कांच लगेगा, बहुत ज़्यादा कांच लगेगा दर्पण निर्माण की तुलना में। तो क्लियर बात। तो यहाँ आप बड़े द्वारक का दर्पण यूज में लेकर, परावर्ती दूरदर्शी में हम बड़े द्वारक का दर्पण यूज में लेकर प्रतिबिंब चमकीला भी बना सकते हैं और विभेदन क्षमता भी ज़्यादा रख सकते हैं, जबकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा बड़े द्वारक का नहीं ले पाएंगे। अपवर्ती दूरदर्शी में जो लेंस लेंगे वो बहुत बड़े द्वारक का नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े द्वारक का लेंस बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा, उसको टिका कर रख पाना बहुत मुश्किल होगा, भारी भी होगा और महंगा भी होगा। तो यहाँ वो उतना भारी नहीं होगा जितना कि लेंस भारी होगा। भारी तो ये भी होगा लेकिन उतना भारी थोड़ा ना होगा जितना लेंस भारी होगा। क्लियर बात। और फिर भारी भी अगर ये होता है तो इसको इजीली पूरे पीछे के पृष्ठ पर सहारा देकर टिका कर हम रख सकते हैं। पूरे पीछे के पृष्ठ को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। दर्पण के केस में, लेंस के केस में आपको किनारों पर ही सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा उसको टिका कर रखने के लिए नली में। क्लियर बात। तो ये 4 पॉइंट्स में मैंने परावर्ती दूरदर्शी की श्रेष्ठता साबित की है अपवर्ती दूरदर्शी पर। अब ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ है, तो वो श्रेष्ठता के आपको पॉइंट्स लिखने हैं, श्रेष्ठ आपको साबित करना है। क्लियर बात। या परावर्ती दूरदर्शी व अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। या परावर्ती दूरदर्शी के क्या लाभ हैं अपवर्ती दूरदर्शी पर, ऐसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो परावर्ती दूरदर्शी बताई थी, चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है अपना, ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर लास्ट टॉपिक परावर्ती दूरदर्शी ही है, और परावर्ती दूरदर्शी की अपवर्ती दूरदर्शी के साथ हमने तुलना करके यह बता दी है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था, ये रे ऑप्टिक्स चल रहा था। कौन सा चल रहा था, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बच्चों को ये समझ तो आ जाता है, लेकिन इस पे प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चैप्टर क्लियर होगा। केवल समझने से यहाँ काम नहीं चलेगा। समझना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस सेकंड स्टेप है। दोनों स्टेप्स जो बच्चा कंप्लीट करेगा वही बोर्ड एग्जाम में इसको लिख पाएगा। अदरवाइज ये चैप्टर समझ तो आ जाएगा, बच्चे को लगेगा भी ऐसे कि मुझे ये समझ में आ गया, लेकिन एग्ज़ाम जब देने बैठेगा, लिखने जब बैठेगा तो उससे कुछ भी लिखा नहीं जा सकेगा। तो बच्चे अक्सर इस चैप्टर के बारे में बोलते भी हैं कि सर ये समझ तो आ गया, आपने जब समझाया था समझ भी आ गया था, हमने जब पढ़ा तो हमें भी समझ आ गया, लेकिन जब हम इसको लिखने बैठते हैं, जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं, जब टेस्ट देने बैठते हैं तो हम इसको लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने वाली प्रॉब्लम दूर कब होगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको समझने के बाद में बिना देखे इसके जो किरण आरेख है, रे डायग्राम है, वो सब बना के देखेंगे और इसकी जो लैंग्वेज है उसको लिख के देखेंगे, तब होगा। बिना देखे लिखिए, बिना देखे डायग्राम बनाइए। अब आप बोलेंगे सर इतना लिखना पॉसिबल कैसे होगा, इतना बड़ा चैप्टर है ये, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप टॉपिक लर्न करने के बाद में, टॉपिक याद करने के बाद में आंख बंद करिए और उसको मन में रिवाइज करके देखिए। डायग्राम जो है, किरण चित्र जो है, उसको तो रफ में बना के देखिए, और वो जो उसकी लैंग्वेज और जो उसकी थ्योरी है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको आप आंख बंद करके मन में रिवाइज करके देखिए, रिकॉल करके देखिए। अगर आप बिना देखे उसको मन में बोल पाते हैं तो आप बिना देखे उसको लिख भी पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में या टेस्ट में। क्लियर बात। तो इसी तरीके से आपको करना है। जिन भी चैप्टर्स में आपको ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें याद तो हो जाता है, आपने समझाया था तो समझ भी आ गया, हमने जब पढ़ा तब, जब हमने उसको घर पे रिवाइज किया तो हमें वहाँ भी समझ में आ गया, लेकिन हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो
ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम है आपकी प्रैक्टिस की कमी की। आपने पढ़ तो लिया, उसको समझ भी लिया, लेकिन उसको याद नहीं किया। समझना एक अलग बात है, उसको याद करना दूसरी बात है। क्लियर है बात? तो ये दोनों स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तभी होगा। आपको उसको समझना भी है और उसको लर्न भी करना है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग, ये दोनों स्टेप जब कंप्लीट होंगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। कुछ बच्चे क्या है, इसको समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि अब मैं लिख पाऊँगा, तो समझने के बाद भी आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स फिजिक्स में ऐसे हैं जिनको आपने समझ लिया तो लिख भी पाएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनको आपने समझ लिया तो भी नहीं लिख पाएंगे। उनमें आपको उनको याद भी करना होगा, समझने के पश्चात उनको याद भी करना होगा, लर्न भी करना होगा। क्लियर है बात? तो वो आपको चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो, उसमें केवल समझने से ही काम चल जाएगा, उसमें ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें समझने से काम नहीं चलेगा, उनको आपको लर्न भी करना होगा। इट मीन्स इक्वल वेटेज हो सकता है उनमें, हो सकता है 50% हो उसमें अंडरस्टैंडिंग का वेटेज और 50% हो उसमें लर्निंग का वेटेज। अंडरस्टैंडिंग से वहाँ काम नहीं चलेगा, लर्निंग से भी काम चलेगा, दोनों ही आपको करने होंगे। तो ये चैप्टर ऐसा ही है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्निंग भी करनी होगी। केवल लर्निंग से भी काम नहीं चलेगा, अगर इसकी आप प्रैक्टिस ही कर लें, आपको समझ कुछ आ नहीं रहा है तो नहीं होगा ये चैप्टर, फिर आपको याद भी नहीं होगा। याद तभी होगा जब समझ में आ गया है, तो पहले इसको समझिए फिर इसको याद करिए। देखिए, ये न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी की बात थी जिसकी हमने बात कर ली है। अब मैं कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने बताई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो थी नहीं अपने कोर्स में। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक में एक गिवन है। एसपी में ये गिवन है, ये देखिए, ये वो चौड़ी नली है जो कि हमने किस में बताई थी? परावर्ती दूरदर्शी में बताइए। परावर्ती दूरदर्शी की ये चौड़ी नली है और ये अवतल दर्पण है, लेकिन इस अवतल दर्पण के मध्य भाग में यहाँ पर एक छिद्र रखा है हमने, एक छिद्र है। ये छिद्र क्यों है? देखिए, 1 मिनट प्लीज। ये छिद्र इसलिए है, दूरस्थ वस्तु से जो समांतर प्रकाश किरणें आएगी वो इस अवतल दर्पण पर आपतित होगी। अवतल दर्पण उन समांतर प्रकाश किरणों को अपने फोकस की ओर भेजेगा। यहाँ इसका फोकस समझिए, इसके फोकस की बात नहीं कर रहा मैं, इसके फोकस की बात कर रहा हूँ, अवतल दर्पण के फोकस की बात कर रहा हूँ, अभिदृश्यक अवतल दर्पण के फोकस की बात कर रहा हूँ। इसको मैं FO नाम दे देता हूँ, O फॉर ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्यक। देखिए, ऑब्जेक्टिव मिरर है, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर है। ये सेकेंडरी मिरर बोला है जो कि कॉन्वेक्स मिरर है। इसका क्या यूज है? देखिए, ये समांतर प्रकाश किरणें आई, यहाँ पर आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात ये अवतल दर्पण इनको किस ओर भेजेगा? अपने फोकस की ओर भेजेगा, अपने फोकस की ओर भेजेगा। लेकिन फोकस पर ये मिल जाए इससे पहले ही इनके रास्ते में, देखिए, ये फोकस पर जाकर मिल जाती। अगर ये दर्पण यहाँ रखा हुआ नहीं होता, अगर ये उत्तल दर्पण यहाँ रखा हुआ नहीं होता, तो ये प्रकाश किरण यहाँ आती और ये प्रकाश किरण भी यहाँ आती और यहाँ इमेज बनती, यहाँ इमेज बनती। तो अगर यहाँ इमेज बनती तो फिर दृष्टा को भी यहीं बैठना होता उस इमेज को देखने के लिए, और दृष्टा अगर यहाँ इस नली के अंदर ही बैठता तो इस नली से होते हुए ही तो दूरस्थ वस्तु से प्रकाश किरणें इस दर्पण पर अगर आपतित हो रही है और प्रतिबिंब रचना हो रही है, तो अगर यहाँ दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणों के रास्ते में ही अगर यहाँ दृष्टा बैठ जाएगा प्रतिबिंब को देखने के लिए, तो उस दृष्टा से टकराकर कुछ प्रकाश किरणें यहीं रुक जाएगी, वो दर्पण पर आकर आपतित नहीं हो पाएगी और अपेक्षाकृत कम प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब रचना होगी जो कि कम चमकीली होगी। तो प्रतिबिंब कम चमकीला बनेगा कब? जब इस नली में ही यहाँ दृष्टा बैठ जाए बीच में। क्लियर बात? तो हमें प्रतिबिंब रचना यहाँ नहीं करवानी, हम प्रतिबिंब रचना, प्रतिबिंब को इस ओर से देखना चाह रहे हैं, दृष्टा को हम इस ओर रखेंगे, यहाँ रखेंगे दृष्टा को यहाँ नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इन प्रकाश किरणों को यहाँ मिलने नहीं देना है, यहाँ प्रतिच्छेदित नहीं होने देना है, प्रतिबिंब रचना यहाँ नहीं होने देनी है। तो इन किरणों को यहाँ आकर मिलने से पहले ही रास्ते में ही हमने उत्तल दर्पण से इनको परावर्तित कर दिया है। देखिए, उत्तल दर्पण से परावर्तित कर दिया है। तो ये उत्तल दर्पण हमने यहाँ रखा हुआ है, इसको सेकेंडरी मिरर बोला है, द्वितीयक दर्पण है। ये प्राथमिक अभिदृश्यक अवतल दर्पण है, ये द्वितीयक दर्पण है। अब ये प्रकाश किरणें
इस उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात आएगी और यहाँ पर इस वाली नली में, जो कि यहाँ पर इस अवतल दर्पण के बीच में एक छिद्र में व्यवस्थित रहती है नली। तो इस नली में ये लेंस है आई पीस, ये नेत्रिका है, अभिनेत्र लेंस है। और यहाँ पर इधर दृष्टा रहता है, दृष्टा की आँख यहाँ रहती है, दृष्टा अपनी आँख को यहाँ सटा कर रखता है इस नली के पास में। क्लियर बात। तो ये प्रकाश किरणें इस अभिदृश्यक लेंस से आई पीस से दृष्टा को दिख जाएगी। क्लियर बात। तो दृष्टा को यहाँ नहीं बैठना पड़ा, इस नली के अंदर नहीं बैठना पड़ा, इस चौड़ी नली के अंदर दृष्टा नहीं है, दृष्टा को हमने बाहर इधर ले लिया है, क्योंकि हमने प्रतिबिंब रचना इस ओर करवा ली है। क्लियर बात। तो इसमें एक तो है बड़े द्वारक का अवतल दर्पण और एक ये है ये छोटा उत्तल दर्पण। इसका क्या काम है मैंने बता दिया है। प्रतिबिंब रचना हमें यहाँ न करवा कर प्रतिबिंब रचना इस ओर बाहर करवानी है, ताकि दृष्टा बाहर बैठा रहे इस नली के, तो भी बाहर से ही उसको ये दिख जाए। तो इन प्रकाश किरणों को हमें यहाँ मिलने से पहले ही परावर्तित कर बाहर निकालना होगा इस नली से। तो इस ओर बाहर निकाल लिया है हमने, इस अवतल दर्पण के बीच में जो छिद्र होता है उससे बाहर निकाल लिया है। क्लियर बात। अब दृष्टा इस ओर से देख लेगा। तो ये कौन सी दूरदर्शी की बात है? ये कैसेग्रेन दूरदर्शी की बात है। कौन सी दूरदर्शी? हिंदी में इसको मैं लिख के बताता हूँ, कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी। तो अगर एग्जाम में कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। ये नली है, आपको सिंपल एक लाइन खींचनी है और ये भी लाइन खींचनी है। फिर ये क्या बनाना है आपको? अवतल दर्पण बनाना है। ये अपारदर्शी लेपन किया हुआ है, इस पर इधर इस वाले पृष्ठ की ओर अपारदर्शी लेपन है और इस ओर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर है बात। तो ये समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब रचना इसके लिए आप लिख सकते हैं, दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आकर आपतित होगी। अवतल दर्पण इनको अपने फोकस की ओर भेजेगा, लेकिन फोकस पर इनके मिलने से पहले ही उत्तल लेंस द्वारा इनको परावर्तित करके इस अवतल दर्पण के मध्य में जो छिद्र होता है उस ओर भेज दिया जाता है और प्रतिबिंब रचना करवा ली जाती है। नेत्र यहाँ रहता है, इट मीन्स दृष्टा इधर रहता है तो देख लेता है इसको। क्लियर बात। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तल लेंस रखा हुआ है वो इस अवतल दर्पण के फोकस से कुछ इस ओर रखा हुआ होगा। क्लियर बात। फोकस के इस ओर आपने रख दिया तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इसका काम है इन किरणों को फोकस पर जाकर मिलने से पहले ही परावर्तित कर देना। मिलने से पहले ही तभी परावर्तन होगा जब आप इसको इस वाले लेंस को इस वाले दर्पण को इस वाले दर्पण के फोकस के इस ओर रखें। क्लियर बात। फोकस से पहले ही दर्पण की ओर, इस दर्पण की ओर रख दें इस वाले दर्पण को। तो ये कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी है। कौन सी दूरदर्शी? कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी। और ये कौन सी दूरदर्शी थी? ये थी न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी। क्लियर है। तो कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी पूछा जाए चाहे न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी पूछी जाए, आपको लिखना वही है जो मैंने बता दिया है। प्रतिबिंब रचना आपको यहाँ अलग तरीके से लिखनी थी और इसमें कैसेग्रेन में आप थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन इजीली लिख सकते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको इजीली आप लिख सकते हैं। क्लियर है।